जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो से हम जो है शुरुआत कर रहे हैं एक नई सीरीज़ की। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th जियोग्राफी एनसीईआरटी। जी हाँ, चैप्टर 1 जो है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहीं पे सारी बातें करेंगे। तो आपको अपनी स्क्रीन पे जो है दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब हम जो है इस चैप्टर में धरती के बारे में पढ़ रहे हैं, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो है हमारी अर्थ कैसे रोल प्ले करती है, क्या जो है अर्थ हमारी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी दूर है सन से। ठीक है, क्या वो एक स्टार है, क्या वो एक प्लैनेट है। ऐसे सभी सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो देखो, जैसे ही कभी आपने जो है ऑब्ज़र्व किया हो कि सनसेट जब होता है, जब सूरज ढलता है शाम को, तो आकाश में जो है बहुत सारी आपको जो है बिंदुएं दिखाई देती हैं, डॉट्स दिखाई देती हैं, ब्राइट कलर डॉट्स। ठीक है, चमकनी चमकनी, जैसे कि डायमंड शाइन करता है ना, तो ऐसे आपको आकाश में जो है वो बिंदुएं दिखाई देती हैं। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, ठीक है, वैसे ही वो बिंदुएं जो हैं वो बढ़ने लगती हैं, और ज़्यादा जो है नंबर में वो बढ़ने लगती हैं। इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके लिए उनकी गिनती करना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम जो है हमेशा बोलते हैं कि जो तारे हैं आकाश के अंदर वो अनगिनत हैं, आप उन्हें गिन ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे करते करते जो है पूरा आकाश जो है शाइनी ऑब्जेक्ट से भर जाता है। कुछ उसमें बहुत ब्राइट होते हैं, कुछ जो है उसमें डिम होते हैं, इतने ब्राइट नहीं होते वो। ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे कि हम डायमंड को देख रहे हैं, ठीक है, हीरे को देख रहे हैं। तो कभी कभी आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो वो कुछ ऑब्जेक्ट्स उसमें से ट्विंकल करते हैं, जैसे कि टिम 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 ऐसे ना चमकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो है उसमें से ट्विंकल नहीं करते। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे स्टैटिक रहते हैं, वो ट्विंकल नहीं करते ऐसे। ठीक है, तो वो क्या हैं, क्या वो स्टार हैं, क्या वो प्लैनेट हैं, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपने मून देखा हो तो मून तो ट्विंकल नहीं करता। ठीक है, चंद्रमा को आप देखते हो रात को तो अलग अलग शेप्स में कई बार आप देखते हो उसको। कई बार वो फुल मून होता है, ठीक है, कई बार वो जो है क्रेसेंट मून होता है, तो वो चमकता नहीं है, वो ट्विंकल नहीं करता। मून जो है वो ट्विंकल नहीं करता। ठीक है, वो बिल्कुल स्टैटिक रहता है। तो उसका क्या रीज़न है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो, अब जो है ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ साथ में आपने जो है मून को भी ऑब्ज़र्व किया होगा अलग अलग दिन पे। ठीक है, सभी बातों के बारे में देखेंगे। अभी जो है वो प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में देखेंगे अभी आगे। अभी थोड़ा सा पहले मून के बारे में देख लेते हैं, चंद्रमा के बारे में। तो देखो, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ में जो है आपने मून को नोटिस किया होगा, क्योंकि मून जो है वो इतना बड़ा है साइज़ में कि सब सारे स्टार्स जो हमको हमें दिखते हैं आकाश में, ऑल्दो वो मून से काफ़ी बड़े हैं, लेकिन हमें जो है वो काफ़ी दूर हैं हमसे, इसीलिए हमें जो है मून बड़ा दिखाई देता है आकाश में। ठीक है, और जो ट्विंकलिंग जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। मून जो है वो हमारे बहुत पास है। ठीक है, अर्थ के बहुत पास है। ठीक है, तो आपने जो है मून को अलग अलग दिन पर ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, लेकिन हर एक दिन पर, ठीक है, आपको उसकी शेप जो है वो बिल्कुल अलग दिखाई देगी। कभी वो पूरा चांद है, कभी वो क्रेसेंट मून है, कभी वो हाफ मून है। ठीक है, कभी उसकी जो पोजीशन है वो आगे की तरफ दिखाई दे रही है आपको रात में, कभी जो है वो ऊपर आ जाता है, फिर वो पीछे आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो है मून की शेप और मून की पोजीशंस, ठीक है, चेंज होती रहती हैं पूरे मंथ में। तो ऐसा टाइम जब आपको पूरा चंद्रमा दिखाई देता है रात को, तो उस दिन को कहते हैं हम, उस रात को कहते हैं हम बेसिकली पूर्णिमा की रात। ठीक है, दैट्स ए फुल मून नाइट। उस दिन जो है पूरा चांद आपको दिखाई देता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज फुल मून। ठीक है, पूरा चंद्रमा उस दिन नज़र आता है आपको रात में। अब इसके ही फुल मून रात जब होती है उसके एग्जैक्टली 15 दिन बाद, ठीक है, यानी फोर्ट नाइट लेटर जो है, फोर्ट नाइट मतलब कि 2 हफ्ते या 15 दिन मान लो आप। ठीक है, तो 15 दिन बाद जो है आपको चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि चंद्रमा कहाँ चला गया, आपको नज़र ही नहीं आएगा वो। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो रात होती है वो होती है न्यू मून नाइट। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या, अमावस की रात होती है वो।
ठीक है। तो फुल मून से जो है चंद्रमा कम होता 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 जो है ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जब वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता आपको, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड एज न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या। उस दिन पूरा डार्कनेस होती है स्काई के अंदर रात को, ठीक है। रात को आप देखोगे तो पूरा जो स्काई है वो डार्क दिखाई देता है, ठीक है। तो इस रात को, अमावस की रात को जो है आप जो है नाइट स्काई को बेस्ट पोजीशन में देख सकते हो। यानी कि मतलब आपको जो स्टार्स शायद पहले ऑब्ज़र्व ना हो रहे हों वो नाइट स्काई में जो है अमावस की रात को आप ज़रूर ऑब्ज़र्व कर सकते हो, क्योंकि उस दिन जो है चंद्रमा की चांदनी भी नहीं होती है, ठीक है। तो आपको जो जो शाइनी टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो हैं स्काई में, शाइनी जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं छोटे छोटे जो हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं, ठीक है। कंडीशन अप्लाइड कि उस दिन जो है बादल ना हो, ठीक है। इट इज़ अ क्लियर नाइट, ठीक है। तो नाइट जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसी नाइट जो है, ऐसी नाइट को आप बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से देख सकते हो स्टार्स को, ठीक है, उन डायमंड जैसे ऑब्जेक्ट्स को स्काई में, क्योंकि उस दिन जो है मून की लाइट भी नहीं होती है, ठीक है। अब कभी आपने सोचा है कि जो ये मून है और जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स जिनकी मैं अभी बात करता आ रहा हूँ वो हम दिन में क्यों नहीं देख पाते? एक्चुअली रीज़न क्या है कि दिन में भी जो ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्काई में होते हैं। मून जो है वो स्काई में होता है, आकाश में होता है, लेकिन हमें इसीलिए नहीं दिख पाता क्योंकि सन जो है, सूर्य की इतनी ज़्यादा रोशनी होती है कि वो हमें इन ऑब्जेक्ट्स को देखने नहीं देती, ठीक है। कि सूर्य की रोशनी के आगे जो है ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब हमारी नज़रों से जो है हट जाती हैं या हम नहीं देख पाते इनको, लेकिन ये होती हैं स्काई में, ये वहीं की वहीं होती हैं जहाँ पर ये रात को थी, लेकिन आप इनको नहीं देख पाते क्योंकि सूरज की रोशनी ही इतनी तेज़ है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है बेसिकली दैट वाई यू कैन नॉट सी मून एंड ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। अब ये जो सन है, जो मून है, सूर्य है, चंद्रमा और जो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं रात में जो जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, इन सब को जो है हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं और काफ़ी गर्म होती हैं, ठीक है। ऐसी बॉडीज़ जो हैं वो गैसेस की बनी होती हैं। ऐसी बड़ी और गर्म जो बॉडीज़ होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, वो गैसेस की बनी होती हैं। और ऐसी बॉडीज़ की जो है अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है, ठीक है, जिसको वो भारी मात्रा में जो है एमिट करती हैं, ठीक है, रिलीज़ करती हैं। तो ऐसी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनको कहते हैं स्टार्स, ठीक है, तारे। तारे हम इन्हीं बॉडीज़ को कहते हैं, इन्हीं सेलेस्टियल बॉडी एक पूरा ग्रुप है। उसके अंदर प्लैनेट्स भी आते हैं, उसके अंदर सन भी आता है, उसके अंदर मून भी आता है, ठीक है, उसके अंदर और सभी स्टार्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये सभी मिला के बनते हैं सेलेस्टियल बॉडी। तो सेलेस्टियल बॉडी के अंदर जो ऐसी बॉडीज़ जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है और वो काफ़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, वो बॉडीज सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं और काफ़ी गर्म होती हैं, गैसेस को रिलीज़ करती हैं भारी मात्रा में। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स कहते हैं। और सन जो है वो एक स्टार है, एक तारा ही है सन, ठीक है। अब सन जैसे जो है अनगिनत स्टार्स जो हैं हमें रात को दिखाई देते हैं, ठीक है। रात को जब आप ऑब्ज़र्व करते हो जो ट्विंकल कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स, वो स्टार ही हैं, वो तारे ही हैं, ठीक है। और अनगिनत हैं वो, अनगिनत, आप उनको गिन भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा हैं वो। लेकिन हम उनकी हीट को और लाइट को जो है फील नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? वो हम इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। सन जो है वो तो वैसे ही हमसे काफ़ी दूर है, लेकिन फिर जो है हम उसकी हीट को ऑब्ज़र्व कर पाते हैं क्योंकि सभी स्टार्स के कंपैरिजन में वो जो है क्लोजेस्ट स्टार है। हमारी अर्थ से जो है वो क्लोजेस्ट स्टार है। सन जो है वो सबसे पास तारा है। ऐसा तारा जो सबसे पास है वो है सूर्य। सूर्य के अलावा जो है और सारे तारे जो है वो दूर हैं, इसीलिए हम उनकी गर्मी को और उनकी लाइट को जो है फील नहीं कर पाते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब आपने हमेशा ही देखा होगा कि जैसे आप स्काई की तरफ देखते हो तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो स्टार्स हैं या और जो हैं जैसे कि प्लैनेट्स होते हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे, तो टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ठीक है, वो हमेशा ही आपको छोटे 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 दिखाई देंगे। ठीक है, जस्ट लाइक एन एरोप्लेन। ठीक है, अगर आप हवाई जहाज़ को देखते हो तो आकाश में हवाई जहाज़ बहुत छोटा दिखाई देता है। ठीक है, बहुत छोटा, लेकिन वो रियलिटी में बहुत बड़ा होता है। जब आप हवाई जहाज़ के साथ में खड़े होते हो तब आपको पता चलता है कि वो कितना बड़ा है, लेकिन आकाश में वो बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है। इसीलिए जो है हम जो ऑब्जेक्ट्स हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, जो तारे हैं जो छोटे छोटे बिल्कुल ऑब्जर्व करते हैं हम, डायमंड जैसे ट्विंकल कर रहे हैं या फिर जो ट्विंकल नहीं भी कर रहे, ठीक है, वो बहुत बड़े हैं रियलिटी में। ठीक है, अब इसके बाद में जब आप रात को आकाश में देखते हो तो आपको कुछ पैटर्न नज़र आएंगे। ठीक है, ऐसे पैटर्न जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टलेशंस। ठीक है, अब वो कॉन्स्टलेशन बेसिकली क्या होता है कि जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ लेफ़्ट साइड में जो पिक्चर है, ठीक है, इसमें ये पहला तारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, तो ये जो पूरे 7 जो तारे हैं, ठीक है, ये 7 तारे जो हैं ये पूरा मिलके बनाते हैं एक कॉन्स्टलेशन। ठीक है, समझ रहे हो? तो कॉन्स्टलेशन जो है बेसिकली एक पैटर्न होता है स्टार्स का। ठीक है, कि तारे जो हैं वो मिलकर एक पूरा जो है ग्रुप बनाते हैं, पूरा एक कोई शेप बनाते हैं। ऐसी पर्टिकुलर शेप होती है स्काई के अंदर जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। ठीक है, अब ऐसे ही एक एक फेमस जो कॉन्स्टलेशन है जिसका आपने नाम सुना भी होगा, वो है उर्सा मेजर। ठीक है, या फिर बिग बेयर भी बोलते हैं उसे। ठीक है, तो आपने नाम सुना भी होगा ऐसे कॉन्स्टलेशन का। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्स्टलेशन हैं। कॉन्स्टलेशन बस एक शेप है, एक ग्रुप है स्टार्स का स्काई के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा ही एक ऐसा कॉन्स्टलेशन जो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो आसानी से और आपने उसका नाम सुना भी होगा, तो वो कॉन्स्टलेशन है सप्तऋषि। ठीक है, तो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या है? सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है सेजेस, यानी ऋषि मुनि जो थे हमारे एंशिएंट टाइम्स में। तो ऐसे कॉन्स्टलेशन का ये एक कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, सप्तऋषि जो है ये एक बेसिकली कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, तो अब सप्तऋषि जो है उसका मीनिंग मैंने बता दिया आपको। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ठीक है, फिगर 1.1 में जो है आप देख भी सकते हो। ठीक है, सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार। ठीक है, तो ये जो 7 जो तारे हैं, ये आपको जो 7 तारे नज़र आ रहे हैं, ये सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन यहाँ पे बन रहा है इन 7 तारों के ग्रुप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है ये एक पार्ट है उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का, यानी उर्सा मेजर जो कॉन्स्टलेशन है वो एक बड़ा कॉन्स्टलेशन है, उसका एक पार्ट है सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन। ठीक है, और इसकी मदद से जो है आप उर्सा मेजर को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो कि आकाश में वो कहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एंशिएंट टाइम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एंशिएंट टाइम्स में जो लोग थे, जो मानव था, वो कैसे पता लगाता था कि नॉर्थ किस साइड में है, साउथ किस साइड में है? वो पता लगाता था स्टार्स की मदद से। ठीक है, तारों की मदद से ही वो पता लगाता था कि जो है जो दक्षिण दिशा कौन सी है, उत्तर कौन सी है, पूर्व कौन सी है, ठीक है, पश्चिम कौन सी है। तो उसका एकमात्र जो साधन था, एकमात्र जो माध्यम था पता लगाने का, वो थे तारे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल अगर दूँ मैं, अच्छा एग्जाम्पल, तो वो है नॉर्थ स्टार का। ठीक है, नॉर्थ स्टार बेसिकली यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो तारा है, ठीक है, ये है नॉर्थ स्टार। अब नॉर्थ स्टार बेसिकली क्या बताता है आपको? नॉर्थ स्टार आपको नॉर्थ डायरेक्शन बताता है, इसीलिए उसका नाम नॉर्थ स्टार है। ठीक है, और उसको पोल स्टार भी कहते हैं। और स्पेशलिटी बेसिकली क्या है नॉर्थ स्टार की, कि आपको जो ये तारा है ये हमेशा ही एक ही पोजीशन पे नज़र आएगा आकाश के अंदर। ठीक है, आसमान में आपको एक ही दिशा में, एक ही जगह पर जो है ये तारा हमेशा नज़र आएगा। तो इसकी मदद से जो है आप नॉर्थ का पता लगा सकते हो। और अगर आपको नॉर्थ का पता लग गया तो आपको साउथ का पता लग जाएगा, साउथ बिल्कुल ऑपोजिट होएगा। और नॉर्थ साउथ का पता लग गया तो ईस्ट वेस्ट पता लग ही जाएगा। ठीक है, तो इसी की मदद से जो है हम बेसिकली डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, और एंशिएंट टाइम्स में लोग लगाते थे।
ठीक है। अब जैसे कि पोल स्टार है, अब कोई पूछे कि भाई नॉर्थ स्टार, तो नॉर्थ स्टार की मदद से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ स्टार कहाँ पर है, ये कैसे पता लगेगा हमें? तो नॉर्थ स्टार को जो है आप सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन से पता लगा सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पर जो है आपको ये दो जो है पोल स्टार नज़र आ रहे हैं, वाइट से मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, तो ये जो दोनों स्टार हैं ये हैं पोल स्टार। अब पोल स्टार से अगर आप एक इमेजिनरी लाइन स्ट्रेट खींचोगे, ठीक है, तो वो लाइन जहाँ पर जॉइन होएगी, जिस स्टार को जॉइन होएगी, ठीक है, ब्राइट स्टार जो है वहाँ पर जब जॉइन करेगी तो वो होगा नॉर्थ स्टार आपका, ठीक है। इमेजिनरी लाइन जो है, अगर पोल स्टार जो है ये, सॉरी, जो ये पॉइंटिंग स्टार जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये जो पॉइंटर स्टार है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंटर स्टार से अगर आप एक इमेजिनरी लाइन खींचोगे आगे की तरफ तो वो जॉइन होएगी नॉर्थ स्टार को। तो ऐसे आप जो है सप्तऋषि स्टार्स की मदद, सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन की मदद से नॉर्थ स्टार का पता लगा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद चलो, ये तो हो गई स्टार की बात, ठीक है, कि स्टार्स के बेसिकली हम पता कैसे लगा सकते हैं। नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में, कि प्लैनेट जो है वो बेसिकली क्या है, कि वो कौन से सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं। प्लैनेट्स ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी ना तो खुद की हीट होती है, ठीक है, और ना ही उनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है। तो वो जो अगर चमकते हैं आकाश के अंदर, तो वो चमकते हैं तारों की रोशनी से। जैसे कि अगर आप चंद्रमा के ऊपर चले जाओ और आप देखो कि धरती कैसी दिखती है, तो धरती आपको चमकती हुई नज़र आएगी। और वो चमक क्यों रही है? वो चमक इसलिए रही है क्योंकि उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है। और सन इज़ अ स्टार, आपको पता ही है, सन जो है एक तारा है, ठीक है। तो ऐसे ही सन जो है अपनी हीट भी देता है अर्थ को, और सन जो है अपनी लाइट भी देता है अर्थ को, ठीक है। अब जो प्लैनेट वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? प्लैनेट वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। वो ग्रीक वर्ड क्या है? वो है प्लैनेटाई। प्लैनेटाई ग्रीक वर्ड है, उससे ओरिजिनेट हुआ है प्लैनेट, ठीक है। और प्लैनेटाई का मतलब क्या होता है? वैंडरर। वैंडरर का मतलब क्या होता है? वैंडरर होता है ऐसा कोई चीज़ या ऐसे कोई व्यक्ति जो घूम रहा हो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भटक रहा हो, ठीक है। तो अब जो अर्थ है, ठीक है, जिस पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम सांस लेते हैं, हमारी ज़िंदगी है, वो एक प्लैनेट ही है। धरती एक प्लैनेट है। उसको जो गर्मी है, ठीक है, जो हीट है, जिसकी वजह से हम अपना जीवन आराम से निकाल पाते हैं, वो कहाँ से मिलती है? वो सूरज से मिलती है, मैंने बता दिया ऑलरेडी। और लाइट भी जो है वो भी सूरज से मिलती है, ये बता चुका हूँ मैं। सन जो है वो नियरेस्ट स्टार है, सबसे पास तारा है धरती के, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप जो है चंद्रमा पे चले जाओ, जैसे मैंने अभी बताया 2 मिनट पहले कि चंद्रमा से आपको धरती जो है वो चमकती हुई नज़र आएगी, और वो सूरज की रोशनी के कारण ही है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है, ये सब यहाँ पर बता रखा है। अब मून जो है एक सैटेलाइट है। चंद्रमा जो है बेसिकली आकाश में जो आपको नज़र आता है वो धरती की एक सैटेलाइट है, वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, नॉट आर्टिफिशियल, इट इज़ नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। और वो धरती को जो है एक कंपनी देती है, एक कंपेनियन है धरती का, यानी उसके चारों ओर जो है वो चक्कर लगाता है, ठीक है। चंद्रमा जो है धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। और धरती जैसे आकाश के अंदर और 7 प्लैनेट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिन्हें हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्लैनेट की अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती। तो जैसे अर्थ को मिलती है हीट और लाइट सन से, वैसे ही उनको भी मिलती होगी, क्योंकि वो भी प्लैनेट ही हैं, ठीक है। मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं बेसिकली, इनको भी जो है हीट और लाइट सूरज से मिलती है। अब यहाँ पर एक फैक्ट दे रखा है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ठीक है, ये ऐसे 3 प्लैनेट हैं जिनकी रिंग्स होती हैं उनके चारों ओर। अब आपने सैटर्न की रिंग्स तो देखी होंगी, ठीक है, यहाँ पे आगे दिखा रखा है, ये जो प्लैनेट है ये है सैटर्न, ठीक है। तो इसके चारों ओर आपको जो है ये सर्कल सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, रिंग दिखाई दे रही हैं। तो सैटर्न की आपने रिंग देखी होंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जुपिटर, ठीक है, जुपिटर और यूरेनस, इन दोनों की भी रिंग्स
होती हैं। ठीक है, अब रिंग्स बेसिकली क्या होती हैं उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली सोलर सिस्टम के बारे में। यहाँ पे हमने कवर कर लिया कि ये जो रिंग्स होती हैं वो डेब्रीज होती हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि जो ये रिंग्स होती हैं, ठीक है, जो मैं अभी आगे बताने वाला था आपको यही मेंशन कर दिया इन्होंने कि जो ये रिंग्स होती हैं प्लैनेट के चारों तरफ, ठीक है, ये किसकी बनी होती हैं? ये बेसिकली एक चट्टान मान लो, आप पत्थर मान लो, बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं वो, ठीक है, जो उस प्लैनेट के चारों ओर घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो उन डेब्रीज की, उन रॉक्स की बेसिकली जो है ये जो रिंग्स हैं बनती हैं। ठीक है, अब इन रिंग्स को जो है हम धरती से देख सकते हैं, हमें पता है सैटर्न की रिंग होती हैं, हम उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, अर्थ हमारे पास काफ़ी पावरफुल टेलीस्कोप्स हैं। ठीक है, टेलीस्कोप की मदद से जो है आप आकाश में सेलेस्टियल बॉडीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, अब सोलर सिस्टम की बात आती है। सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं? हमारे पास सूरज है, उसके अलावा 8 प्लैनेट हैं, अर्थ जिसमें से एक प्लैनेट है। ठीक है, सैटेलाइट्स हैं हमारे पास, चंद्रमा जो है वो अर्थ की सैटेलाइट है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी सैटेलाइट्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि अर्थ की अपनी सैटेलाइट है, कौन सी है? मून है, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, इसके अलावा और कुछ बॉडीज़ होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़, जिनको कहते हैं एस्ट्रॉइड्स और मीटीरॉइड्स। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड और मीटीरॉइड जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? ये चट्टान समझ लो, आप पत्थर समझ लो, जो सोलर सिस्टम में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं, तो उनको एस्ट्रॉइड और मीटीरॉइड कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये सभी जो सन, उसके अलावा 8 प्लैनेट, फिर सैटेलाइट्स और फिर जो है एस्ट्रॉइड और मीटीरॉइड, इन सबको मिला के बनता है सोलर सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक पिक्चर दे रखी है। ठीक है, ये जुपिटर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, ये एस्ट्रॉइड की बेल्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये जो बेल्ट है एस्ट्रॉइड की, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है टेबल दे रखी है। बेसिकली आपको ये टेबल है किसके बारे में, कि जैसे कि अगर हम ऑर्बिट की बात करें कि धरती जो है वो सूरज के चारों तरफ कितने दिन में चक्कर लगाती है, धरती अपनी एक्सिस पे कितने दिन में घूमती है, तो उसके बारे में जो है बेसिकली यहाँ पर टेबल दे रखी है सभी प्लैनेट्स के बारे में। आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन जो है ऐसा कभी नहीं आता कि इसके मतलब ऑर्बिट के दिन बताओ कि कितने दिनों में ये अपनी साइकिल कंप्लीट करता है ये प्लैनेट, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। जस्ट हैव अ लुक। ठीक है, इसको बस एक बार देख लेना। ठीक है, यहाँ पर यूरेनस है। ठीक है, ये नेपट्यून है, और प्लूटो जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट है। वो एक प्लैनेट नहीं, इट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं, वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं सोल। सोल जो है एक रोमन माइथोलॉजी का वर्ड है, जिसका मतलब होता है सन गॉड, यानी जो है सूर्य भगवान को डिनोट करने के लिए जो है सोल, मतलब कि सोल जो वर्ड है उससे डिनोट किया जाता है। किसमें? रोमन माइथोलॉजी में। ठीक है, हर एक सिविलाइजेशन की बेसिकली अपनी माइथोलॉजी होती है। ठीक है, उनका एक ट्रेडिशन होते हैं, एंशिएंट ट्रेडिशंस। तो रोमन जो ट्रेडिशन है, ठीक है, उसमें जो है एक सोल वर्ड आता है, SOL। उसका मतलब होता है द सन गॉड, यानी जो सूर्य देवता हैं, जो सूर्य भगवान हैं, उनको डिनोट करने के लिए जो है सोल वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, SOL। अब इसके अलावा आपने कई बार सुना होगा कि सोलर, ठीक है, सोलर वर्ड काफ़ी बार यूज़ किया जाता है, और सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू द सन। जब भी सोलर वर्ड यूज़ होता है कभी भी, तो ये बात दिमाग में रखना कि सन से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ सोलर एनर्जी, ठीक है, तो मतलब कि ऐसी एनर्जी जो सूरज की गर्मी से, सूरज की रोशनी और गर्मी से जो है पैदा होती है। सोलर एनर्जी, सोलर पावर, सोलर हीटर, सोलर कुकर। ठीक है, तो सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली जिसके आगे सोलर लग जाता है, तो मतलब ये समझ लो कि सूरज जो है, सूर्य की रोशनी और गर्मी का उसमें रोल है, सूरज का रोल है उसमें। ठीक है, सन जो है उसमें यूज़ हो रहा है उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, उस पावर को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, या फिर उस फंक्शन के लिए बेसिकली जो है सूरज का यूज़ किया जा रहा है। सूर्य जो सेलेस्टियल बॉडी है, सन जो है, उसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर बोल रखा है कि जो ये है सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम हम क्यों बोलते हैं? सोलर सिस्टम हम इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि ये सन की फैमिली है। ठीक है, ये सन के चारों ओर घूम रहे हैं सभी प्लैनेट जो हैं यहाँ पे,
इस सिस्टम के अंदर जो है सन के चारों ओर घूम रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम, नॉट अर्थ सिस्टम, नॉट वीनस सिस्टम, इट इज़ कॉल्ड एज सोलर सिस्टम। क्योंकि सन जो है यहाँ पर हीट और लाइट दे रहा है सबको, ठीक है, सन देता है हीट और लाइट, ठीक है, सन जो है मेन रोल प्ले करता है, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। अगर ऐसा कोई कुकर है जिसमें खाना बन रहा है, ठीक है, और वो खाना जो है सन की हीट और लाइट से बन रहा है, इसीलिए हम उस कुकर को बोलेंगे सोलर कुकर, ठीक है, समझ रहे हो आप। कोई ऐसा चार्जर है जो चार्ज जो है वो कैसे होता है, वो सूर्य की एनर्जी से हो, सूर्य की गर्मी लाइट से होता है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम सोलर चार्जर, ठीक है। तो ऐसे ही जो है जिसके आगे सोलर वर्ड ऐड हो गया तो मतलब ये समझ लो कि सूरज का जो है उसमें रोल आ जाता है, ठीक है, सूर्य देवता का, सन का जो है उसमें रोल आता है। अब सन जो है वो बेसिकली क्या है, सन जो है सेंटर में है हमारे सोलर सिस्टम के, आपको पता है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी गर्म गैसेस से बना हुआ है, ठीक है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि स्टार्स जो हैं वो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बने होते हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रख रखा है उसने, ठीक है। उसके फोर्स, उसका जो फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स, उसी की मदद से जो है सारे प्लैनेट चारों ओर घूम रहे हैं, सर्कल में घूम रहे हैं उसके फोर्स से, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका इतना स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब सन जो है वही अल्टीमेट सोर्स है किसका, हीट का और लाइट का हमारे सोलर सिस्टम में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि हीट और लाइट जो है वो ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम कि अर्थ को जो है हीट और लाइट कहाँ से मिलती है, अर्थ को मिलती है अपनी हीट और लाइट सन से, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। इसके बाद में जो है बहुत ज़्यादा हीट, ठीक है, हम जो है एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते सन की, ठीक है, इवन दो इट इज़ मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, लेकिन फिर भी हमें इतनी जो है हीट फील क्यों नहीं होती, क्योंकि सन हमसे काफ़ी दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ, रिमेंबर दैट। आपकी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सन के डिस्टेंस कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ। इसके बाद में जो है बात करेंगे प्लैनेट्स की, ठीक है। अब प्लैनेट जो है वो कितने हैं हमारे सोलर सिस्टम में, 8 प्लैनेट हैं, ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अब अगर आपको याद नहीं हो रहा ये, ठीक है, ये जो है सीक्वेंस याद नहीं हो रहा, तो इसको जो है यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो इस सेंटेंस के जो है हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो डिनोट कर रहा है एक प्लैनेट को, ठीक है। तो इस सेंटेंस की मदद से आप जो है बेसिकली सीक्वेंस को याद कर सकते हो अगर आपको ये सीक्वेंस याद नहीं है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है। अब ये जो है ये सभी जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पर जो है रोटेट करते हैं, ठीक है, एक फिक्स्ड पाथ है, ठीक है, पर्टिकुलर इनका एक रास्ता है, ऐसा नहीं है कि कभी आगे कभी यूँ नीचे कभी ऊपर, ऐसा नहीं है, ठीक है, उनका एक पर्टिकुलर पाथ है, ठीक है, वो जो रोटेट करते हैं चारों तरफ सन के घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर रास्ता है, ठीक है। उस रास्ते पर ही वो सभी प्लैनेट जो हैं रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। रोटेट कब करता है प्लैनेट, रोटेट करता है अपनी एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ऐसे घूम रहा है जब अपनी एक्सिस के ऊपर, उसे बोलते हैं रोटेशन। सन के चारों तरफ जब घूम रहा है प्लैनेट तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। रेवोल्यूशन मतलब चारों तरफ घूमना सन के, और अपनी एक्सिस पे जब प्लैनेट घूम रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। अब ये जो पाथ है बेसिकली ये इलोंगेटेड है, ठीक है, यानी ऐसा बिल्कुल सर्कल नहीं है, ठीक है, ऐसा पाथ है, ठीक है, ऐसा पाथ है, ऐसा, ठीक है, ऐसा पाथ है, समझ लो, ऐसे पाथ है, इलोंगेटेड पाथ है उनके, बिल्कुल सर्कल नहीं है वो, सर्कुलर बिल्कुल एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ नहीं है इनका, ठीक है, ऐसे ऐसे लंबा पाथ ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जो पाथ हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट। अब मर्क्यूरी जो है वो सबसे पास प्लैनेट है, यानी सबसे जो बिल्कुल सबसे लीस्ट डिस्टेंस पर जो पड़ता है सन से वो है मर्क्यूरी, ठीक है। और मर्क्यूरी जो है वो 88 डेज़ लेता है सन के चारों तरफ जो है रिवॉल्व करने के लिए,
ठीक है, यानी अपनी ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने के लिए सन के चारों ओर कितने दिन लेता है मर्क्यूरी? वो लेता है 88 डेज। ठीक है, जो कि मतलब लीस्ट है, यानी सबसे कम है। ठीक है, ओनली 88। अर्थ कितना लेती है? 365 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज लेती है अर्थ। ठीक है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में, समझ रहे हो? तो आप मतलब कि देख लो कि लेस देन 1/4 है मतलब ये। ठीक है, अब वीनस की अगर हम बात करें तो वीनस को अर्थ का ट्विन बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ्स ट्विन। ठीक है, जो बिल्कुल अर्थ जैसा दिखता है। ठीक है, उसका शेप और साइज जो है वो अर्थ जैसा है, वो कौन सा प्लैनेट है? वो है वीनस। ठीक है, क्योंकि उसका शेप और साइज बिल्कुल जो है ऑलमोस्ट सेम दिखता है अर्थ की तरह। ठीक है, अब 2006 तक जो है एक बात हाँ चलती आ रही थी कि भाई प्लूटो जो है वो एक प्लैनेट है, ये हम कंसिडर करते आ रहे थे। लेकिन 2006 में क्या हुआ, एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, जो एक इंटरनेशनल लेवल पर बॉडी है। ठीक है, तो उसने क्या डिसाइड किया कि प्लूटो जो है अब हम उसको एक प्लैनेट कंसिडर नहीं करेंगे, अब हम जो है उसको एक ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये डिसीजन लिया गया था तो 2006 में। तो प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट, इट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, अब इसके बाद में जो है यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है और इसमें बता रखा है ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटिंग गेजिंग एट द नाइट। हमेशा ही जो एंशियंट टाइम्स में जो लोग थे उनको बहुत आश्चर्य होता था रात को आकाश की तरफ देखने में। ठीक है, अब जो लोग इन बॉडीज़, जो ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं, समझ रहे हो? जो लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनकी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी अर्थ, सन और जो प्लैनेट्स हैं इनके बारे में बेसिकली स्टडी करते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, अब एंशंट इंडिया में, एंशंट भारत में जो है आपको पता होगा, देयर वाज अ फेमस एंड अ ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, तो वो एंशंट इंडिया में जो है वो जीवित थे। ठीक है, तो उन्होंने ये बता दिया था कि जो चंद्रमा है और जो प्लैनेट्स हैं वो खुद की रोशनी पर नहीं बल्कि सूरज की रोशनी की वजह से चमकते हैं। ठीक है, उन्होंने उस समय पर, यानी अब से जो है लगभग 2000 साल पहले इस बात को बता दिया था। ठीक है, तो वी हैड ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है, इन आवर एंशियंट टाइम्स। ठीक है, भारत में, एंशियंट भारत में जो है साइंस वॉज एट मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि इट वॉज एट अ पीक। ठीक है, एक पीक लेवल पर था साइंस हमारे एंशियंट भारत में, एंशियंट टाइम्स में। ठीक है, और ये हमें पता चलता है हमारी नॉलेज से, हमारी एंशियंट टाइम्स की जो नॉलेज है, साइंस की जो नॉलेज है, एस्ट्रोनॉमिकल जो नॉलेज है, जो लिखी गई हैं रिकॉर्ड्स, ठीक है, उनकी मदद से हमें ये बात पता चलती है। ठीक है, अब आगे आते हैं अर्थ, जो धरती है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जो अर्थ है, ठीक है, इट इज़ अ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी तीसरे नंबर पर जो है अर्थ आता है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि इस जो सीक्वेंस को आप याद कर लो, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ। सबसे पहले मर्क्यूरी आता है तो मर्क्यूरी सबसे पास है। ठीक है, उसके बाद वीनस और फिर आता है अर्थ। ठीक है, तो अर्थ जो है वो तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है डिस्टेंस में सन से। ठीक है, और इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, साइज़ की अगर बात करें तो इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट, अगर डिस्टेंस की बात करें तो इट इज़ थर्ड नियरेस्ट टू द सन। ठीक है, अब जो अर्थ है वो थोड़ा सा फ्लैटेंड है पोल्स पे, यानी उसकी शेप जो है वो ऐसी है। ठीक है, ये जो है बेसिकली उसके पोल्स हैं और यहाँ पर जो है उसका जो है घुमाव है, मतलब कि यहाँ से जो है बीच से वो चौड़ा है और ऊपर से वो जो है बैठा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो इस शेप को बोलते हैं जियोइड। ठीक है, जियोइड मतलब कि अर्थ लाइक शेप। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बोलते हो कि जो है जियोइड शेप है इस ऑब्जेक्ट की, तो मतलब कि इस ऑब्जेक्ट की जो है धरती की जैसी शेप है। ठीक है, जैसे हमारी अर्थ है वैसे ही इस ऑब्जेक्ट की शेप है। ठीक है, तो उस शेप को बोलते हैं जियोइड। ठीक है, अब जो अर्थ है उस पर इतनी फेवरेबल कंडीशंस क्यों हैं बेसिकली? ठीक है, वो बेसिकली कंडीशंस इसीलिए फेवरेबल हैं धरती के ऊपर हमारे जीवन के लिए क्योंकि हमारे पास पानी है और हवा है, और हवा और पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हवा में हमें क्या मिलता है, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस मिलती हैं जैसे ऑक्सीजन। अब हवा जो है, ठीक है, वो हो सकता है दूसरे प्लैनेट्स पर भी हो, तूफान चलता है तो हवा वहाँ पे होगी। ठीक है, लेकिन लाइफ सपोर्टिंग गैसेस वहाँ पे हैं
या नहीं है, ठीक है, ये मैटर करता है। अब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो आप ब्रीथ क्या करोगे? वी नीड ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, ठीक है, इसीलिए जो है कंडीशंस फेवरेबल हैं। धरती जो है, ठीक है, ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी। अब मरक्यूरी काफ़ी पास है, ठीक है, और सैटर्न को देखो तो सैटर्न जो है वो काफ़ी दूर है, ठीक है, नेपट्यून यूरेनस जो है वो काफ़ी दूर है, तो बहुत ठंडे हैं, ठीक है, वेरी कोल्ड। लेकिन जो मर्क्यूरी है वो काफ़ी हॉट है। तो अर्थ जो है, धरती जो है वो बीच में है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ठीक है। इसीलिए ऐसे कंडीशंस की मदद से जो है हमें एक जो है फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है, एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर आराम से जी सकते हैं, ठीक है, धरती के ऊपर। अब अगर आउटर स्पेस से जो है आप देखोगे तो धरती जो है आपको ब्लू नज़र आएगी, नीली नज़र आएगी। और नीली क्यों नज़र आएगी? क्योंकि धरती का जो 2/3 सरफेस है, ठीक है, वो कवर्ड किससे है? पानी से कवर्ड है। पानी जो है अगर आप ऊपर से देखोगे तो पानी आपको ब्लू नज़र आएगा, नीला नज़र आता है पानी आपको, ठीक है, पानी का जो रंग है वो आपको नीला नज़र आता है। तो इसीलिए जो है आपको धरती बेसिकली ब्लू नज़र आएगी, क्योंकि अर्थ का जो 2/3 सरफेस है वो पानी से कवर्ड है, ओशियंस में, ठीक है, ओशियन, सीज और रिवर्स, ठीक है। सो इसीलिए जो है हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, विच प्लैनेट इज़ नोन एज द ब्लू प्लैनेट? सो इट इज़ अर्थ, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा सा एक बार जो यहाँ पे बॉक्स दे रखा है लाइट के बारे में। लाइट जो है उसकी स्पीड क्या है? उसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर यानी 300,000, ठीक है। आप इसको कुछ भी कह सकते हो, 3 लाख कह सकते हो इसको, या फिर 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की स्पीड, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा स्पीड है, मतलब कि एक सेकंड में इतना डिस्टेंस जो है लाइट कवर करती है। लेकिन फिर भी जो रोशनी है, जो सूरज की रोशनी जो है, उसको लगभग 8 मिनट लगती हैं धरती तक पहुंचने में, ठीक है। समझ रहे हो आप? जब सनराइज़ होता है तो आप यूँ समझ लो कि जो रोशनी आती है हमारे पहुंचती है धरती के ऊपर, तो वो लगभग 8 मिनट लेती है धरती पर पहुंचने में, ठीक है, जबकि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है फिर भी, ठीक है। तो ये इसीलिए है क्योंकि सन जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे, ठीक है, इतना डिस्टेंस है सन का अर्थ से, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी है, ठीक है। सो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद हम बात करते हैं मून के बारे में। मून जो है बेसिकली, ठीक है, वो धरती की ओनली एक लौती नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। उसका जो डायमीटर है वो 1/4 है, ठीक है, ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ का जो डायमीटर है, ठीक है, अर्थ का अगर पूरा जो आप डिस्टेंस देखोगे, ठीक है, तो अर्थ का जो सॉरी ये नहीं, ये तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा, ये तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। डायमीटर जो है बेसिकली क्या होता है कि एक पॉइंट से, एक इंटरनल पॉइंट से आप दूसरे इंटरनल पॉइंट को ज्वाइन करोगे, जो एक लाइन जो सेंटर से गुजरेगी, सेंटर से, ठीक है, मतलब उसको बोलेंगे हम, जैसे कि ये है, ठीक है, ये पूरा यूँ समझ लो कि एक बॉल है, तो इसका ये जो है ये डायमीटर होएगा इसका, ठीक है। तो ये जो डायमीटर है बेसिकली अर्थ के डायमीटर से मून का डायमीटर जो है वो 1/4 है, ठीक है, 1/4, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी हमें जो मून है वो इतना बड़ा क्यों नज़र आता है? वो हमें इतना बड़ा जो है वो इसीलिए नज़र आता है क्योंकि वो बहुत पास है, ठीक है, धरती के। इट इज़ वेरी वेरी नियर, ठीक है, मतलब और सेलेस्टियल बॉडीज से वो पास है धरती के, इसीलिए हमें चंद्रमा इतना बड़ा नज़र आता है रात को। लेकिन जो दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो शाइनी शाइनी जो डायमंड जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, वो मून से बहुत बड़े होंगे, लेकिन वो बहुत दूर हैं हमसे, इसीलिए हमें इतने छोटे छोटे नज़र आते हैं वो, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस वाइज जो है मून 3 मिलियन, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन, आप ये कह सकते हो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 4 मिलियन नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख किलोमीटर जो है मून का डिस्टेंस है, किससे? अर्थ से। लेकिन अगर आप जो है सन का डिस्टेंस देखो तो सन का डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे। अब 150 मिलियन कितना होता है? 150,000,000,
0,000। ठीक है, तो अब देख लो मतलब कि ये डिस्टेंस है सन का, और जो मून का डिस्टेंस है वो है 384.400। ठीक है, ये है मून का डिस्टेंस। तो कंपेयर करो कितना डिस्टेंस है, ठीक है, सन का, कितना दूर है सन हमसे, ठीक है, कंपेयर टू द मून। ठीक है, मून हमसे बहुत पास है। ठीक है, अब मून जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 27 यानी 27 दिन लेता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? अपनी एक्सेस पे घूमने के लिए, जिसको मैंने रोटेशन बताया था कि रोटेट, जब एक्सेस पे जब कोई चीज़ घूमती है तो उसको बोलते हैं रोटेशन। तो रोटेशन के लिए भी वो 27 दिन लेता है, और अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन के लिए भी वो 27 दिन लेता है। ठीक है, तो दोनों के लिए जो चंद्रमा है वो 27 दिन लेता है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। ठीक है, मतलब अपनी घूमने के लिए भी उतना ही टाइम लेता है जितना वो अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए लेता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमें जो है मून की सिर्फ एक साइड ही नज़र आती है। ठीक है, अब मून पर जो है कंडीशन फेवरेबल नहीं है रहने के लिए। मून पर क्या है, ये आपको चंद्रमा यहाँ पे जो फुल मून दिखाई दे रहा है, फुल मून जो है आपको ऐसा नज़र आएगा अगर आप टेलीस्कोप से देखोगे, या अगर आप वैसे अगर आप अपनी नेकेड आई से देखोगे तो भी आपको ऐसा ही नज़र आएगा मून, फुल मून। ठीक है, तो मून जो है बेसिकली फेवरेबल नहीं है, ठीक है, रहने के लिए। वहाँ पर क्या क्या मिलता है हमें देखने को, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर जो है मतलब मानव जा चुका है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ पे बॉक्स दे रखा है। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहले व्यक्ति थे, ठीक है, फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। कब उन्होंने स्टेप किया था? 1969, 20 जुलाई। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कौन व्यक्ति थे, ऐसा कौन आदमी था जिसने जो है सबसे पहले कदम रखा था चंद्रमा के ऊपर? तो उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब चंद्रमा पर बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा? चंद्रमा पर हमें देखने को मिला कि वहाँ पर पहाड़ हैं, प्लेन्स भी हैं, डिप्रेशन भी हैं, यानी खड्डे भी हैं। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली आपको मून पे देखने को मिली। तो ये जो चीज़ें हैं क्या करती हैं, जब मून के ऊपर लाइट पड़ती है, चंद्रमा के ऊपर लाइट पड़ती है, तो इतने जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ये क्या करते हैं, ये शैडो क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, परछाई क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो कि अगर एक पहाड़ है और यहाँ से लाइट आ रही है तो इस तरफ जो है परछाई बनेगी। ठीक है, और वो परछाई जो है, ठीक है, उसी को हम कई बार कहते हैं कि जो ये धब्बे हैं। ठीक है, कि मून, कई बार ना आपने गानों में सुना हो कि चंद्रमा पर भी दाग दिखाई देता है, लेकिन हीरो जो है अपनी हीरोइन को बोलता है कि तुम में दाग नहीं है, लेकिन चंद्रमा पर भी दाग है। तो मतलब कि एक्चुअली वो जो दाग है ना, बेसिकली अगर आप देखोगे जो डार्क स्पॉट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली या तो डिप्रेशन है, ठीक है, खड्डे हैं, या फिर कोई शैडो है। ठीक है, शैडो क्रिएट हो रही है, पहाड़ जो है उनकी वजह से शैडो क्रिएट हो रही है, क्योंकि मून के ऊपर लाइट पड़ रही है, किसकी? सन की। ठीक है, तो उसकी वजह से शैडो क्रिएट होती है। तो इसीलिए आपको जो है डार्क स्पॉट दिखाई देते हैं कि या तो जहाँ पर सनलाइट जा ही नहीं रही, ठीक है, वहाँ पर पहुँच ही नहीं रही सनलाइट, ठीक है, या फिर वहाँ पर अगर पहुँच भी रही है तो वहाँ पे शैडो क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ऐसे डिप्रेशन बेसिकली जो है, माउंटेन जो है, उनकी वजह से यहाँ पर ऐसे धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं चंद्रमा के ऊपर। ठीक है, अब ये बात हमने देख ली, यहाँ पे जो सारी बात कर ली। इसके बाद में आता है एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड, देखो यहाँ पर जो साइड में दिख रहा है आपको, एस्ट्रॉयड की फ़ोटो दिख रही है। अब एस्ट्रॉयड जो है बेसिकली क्या होते हैं? देखो, हमने बात कर ली स्टार्स की, प्लैनेट्स की और सैटेलाइट की। मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अब और भी ऐसी कुछ बॉडीज़ होती हैं जो हमें आकाश में मिलती हैं और जो सूरज के चारों तरफ घूमती हैं। ठीक है, अब मैं पिक्चर में दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो बेल्ट है, ठीक है, ये जो बेल्ट दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये वाली जो बेल्ट है ये एस्ट्रॉयड की बेल्ट है। अब बेसिकली ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। एस्ट्रॉयड बेसिकली क्या होते हैं कि वो कुछ मतलब चट्टान मान लो, रॉक मान लो, उसको आप पत्थर मान लो, बड़े बड़े पत्थर, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये एक पत्थर सा दिख रहा है आपको। ठीक है, पत्थर सा है, कोई चट्टान है, ठीक है, जो कि सूरज के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, तो ऐसी जो ये एस्ट्रॉयड जो हैं, ये बॉडीज़ जो होती हैं, ठीक है, ये मार्स और जुपिटर, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है, आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमने अभी पहले देखा भी है। ठीक है, यहाँ पे जो है मार्स और जुपिटर, ये जो है जुपिटर है, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमें मार्स देखने को मिल रहा है। तो इसके बीच में है ये बेल्ट। ठीक है, इसके बेसिकली बीच में है ये बेल्ट। ठीक है, एस्ट्रॉयड की बेल्ट।
ठीक है, और सन के चारों तरफ जो है चक्कर लगा रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लैनेट के बीच में ये एस्ट्रॉयड की बेल्ट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब साइंटिस्ट जो हैं, ठीक है, वो ये मानते हैं कि एस्ट्रॉयड जो थे बेसिकली प्लैनेट का ही पार्ट थे, जो प्लैनेट से कुछ कई साल, कई हज़ार साल पहले जो है वो टूट गए, कई हज़ार लाख साल पहले वो मतलब कि सेपरेट हो गए प्लैनेट से, और अब वो जो है घूम रहे हैं सन के चारों तरफ। ठीक है, तो ये जो है साइंटिस्ट का मानना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मीटीरॉयड के बारे में। ठीक है, अब मीटीरॉयड भी जो है वो ऐसे ही ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, मीटीरॉयड और जो एस्ट्रॉयड हैं वो बेसिकली सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा उनमें फ़र्क नहीं होता। ठीक है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि एस्ट्रॉयड और मीटीरॉयड में फ़र्क है, तो ऑलमोस्ट वो रॉक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रॉक्स होती हैं, वो पत्थर जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जो सन के जो है चारों तरफ बेसिकली घूमते हैं। ठीक है, मीटीरॉयड। अब एस्ट्रॉयड की बेल्ट हमने देख ली, मीटीरॉयड के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मीटीरॉयड जो है, ठीक है, कई बार धरती के पास वो आ जाते हैं। ठीक है, धरती के पास आने पर वो क्या होता है कि जो फ्रिक्शन है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है, ओजोन की जो लेयर है, उसमें जब वो एंटर करते हैं, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, इतनी उनकी स्पीड होती है गिरने की, कि फ्रिक्शन से जो है उनमें आग लग जाती है। ठीक है, आग लग जाती है, तो इसकी वजह से जो है वो बेसिकली बर्न हो जाते हैं। ठीक है, वो बर्न हो जाते हैं और आपको दिखता है कि ऐसा कुछ फ्लैश दिखा जाए, लाइट का एक फ्लैश दिख रहा है। ठीक है, ऐसे कि मतलब कि टूटता हुआ तारा बोल देते हो आप उसको कई बार। ठीक है, टूटता हुआ तारा दिखा मेरे को, तो टूटता हुआ तारा बेसिकली क्या होता है, वो मीटीरॉयड तो होता है। वो मीटीरॉयड है जो टूट रहा है, और बेसिकली उसमें जो है ना एक बर्निंग सा आपको दिखाई दिया कि उसमें चिंगारी सी लग गई। ठीक है, और वो बेसिकली धरती पर आने से पहले ही बर्न हो गया। ठीक है, कई बार वो बर्न नहीं होता। ठीक है, आपको बस फ्लैश ऑफ लाइट तो दिखता है, लेकिन कई बार वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, और जब वो धरती पर गिरता है तो एक होलो क्रिएट कर देता है, एक डिप्रेशन क्रिएट कर देता है। ठीक है, मीटीरॉयड। तो ऐसा बेसिकली आपको कई बार देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो है आपने कुछ ऐसा बैंड देखा होगा अपने जो है कई बार दूसरी बुक्स में या कभी इंटरनेट पर। ठीक है, आपको ऐसी फ़ोटोज़ कई बार देखने को मिली होंगी। अब ये बेसिकली फ़ोटो क्या है, ये मिल्की वे गैलेक्सी की फ़ोटो है। ठीक है, अब गैलेक्सी बेसिकली क्या होती है, ठीक है, तो उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो है ये वाइट बैंड है। ठीक है, वाइट कलर का बैंड है बेसिकली, वाइट। ठीक है, वाइट रंग है। ठीक है, ये सारा जो है वाइट 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 है ना, वाइटिश सा। ठीक है, तो अब ये जो है ये क्या है, ये बेसिकली मिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक कॉम्बिनेशन है, एक क्लस्टर है, एक ग्रुप है। ठीक है, इस बेसिकली इस जो है ये ग्रुप, जो ये एक आपको वाइट कलर का बैंड नज़र आ रहा है, ये पूरा जो वाइट बैंड है, इसमें करोड़ों लाखों अरबों जो है इसमें स्टार्स हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। और इस पूरे इस बैंड को, इस पूरे बैंड को जो है हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो गैलेक्सी, ये पर्टिकुलर जो फोटो है, ये है मिल्की वे गैलेक्सी की फ़ोटो। ठीक है, जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, जो हमारी गैलेक्सी है, ठीक है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, जिसकी ये फ़ोटो है। ठीक है, अब ऐसे ही वाइट बैंड ना जाने कितने होंगे, कितनी अनगिनत गैलेक्सीज होंगी यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, तो इस बैंड को बेसिकली इट्स वाइटिश ऐसा बैंड जो होता है, इसको हम बोलते हैं गैलेक्सी। और ये फ़ोटो है मिल्की वे गैलेक्सी की, जो हमारी गैलेक्सी है, जिसका सोलर सिस्टम जो है एक पार्ट है, हमारा सोलर सिस्टम जिसके अंदर में आता है, उस गैलेक्सी को बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, अब एंशिएंट इंडिया में जो है इस मिल्की वे गैलेक्सी को आकाश गंगा कहते थे। ठीक है, आकाश गंगा के नाम से जो है इसको बुलाया जाता था, क्योंकि ये बेसिकली एक रोशनी की एक नदी है। ठीक है, एक जैसे कि नदी बह रही है, लेकिन वो पानी की नदी नहीं, वो एक रोशनी की नदी है। ठीक है, एक लाइट है। ठीक है, लाइट्स है, पूरी लाइट है ना, जैसे कि बल्ब हो गया, या फिर ना मतलब ऐसे शाइनी 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 ऑब्जेक्ट्स, तो ऐसी नदी है पूरी ये। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते थे आकाश गंगा। ठीक है, अब गैलेक्सी बेसिकली क्या होता है, मैंने बता दिया आपको कि बिलियन और बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें आपके डस्ट भी आ जाती है, गैसेस भी आ जाती हैं, ये सभी मिलके जो है एक गैलेक्सी को बनाते हैं। ठीक है, अब यूनिवर्स में ऐसी न जाने करोड़ों करोड़ों गैलेक्सीज होंगी। ठीक है, हमारी गैलेक्सी बस एक गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसी न जाने कितनी गैलेक्सीज होंगी। ठीक है, उन सबको मिला के बनता है यूनिवर्स। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन कि भाई यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट अब भी ट्राई कर रहे हैं इसको जानने का कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है,
क्या है उसका साइज़ हमें अब भी नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक सर्कल बना रखा है, यहाँ पर जैसे कि आप हो, ठीक है, आप आते हो अर्थ के ऊपर, ठीक है, आप अर्थ पे रहते हो, ठीक है। अर्थ किस में आती है, सोलर सिस्टम में आती है, ठीक है। और अपना जो सोलर सिस्टम है वो कहाँ किसके अंदर है, वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, मैंने अभी बताया आपको। और ऐसी जो ये मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी, ये किसके अंदर है, ये यूनिवर्स के अंदर ही तो है, पूरा यूनिवर्स है। इसके अंदर न जाने कितनी गैलेक्सीज होंगी अलग अलग, ठीक है। तो हमारी गैलेक्सी बस एक गैलेक्सी है, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी। आपको नाम याद रखना है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसके साथ में जो है बेसिकली हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मैंने पूरा चैप्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एक फ़ोटो में यहाँ पे एक्सप्लेन करना भूल गया। देखो यहाँ पर जो है आपको एक रॉकेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं सैटेलाइट की, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, सैटेलाइट बेसिकली होता क्या है, सैटेलाइट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। हमें ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक सेलेस्टियल बॉडी ही होती है सैटेलाइट भी, जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है। मून है वो एक सैटेलाइट ही तो है, चारों तरफ घूम रही है अर्थ के, ठीक है। तो ऐसे ही जो है दो टाइप की सैटेलाइट होती हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड। नेचुरल में तो मून आ गया, ठीक है, अर्थ का जो है वो मून है, और अलग अलग प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी सैटेलाइट है। जुपिटर की अपनी है, जो दूसरे प्लैनेट्स हैं और जो प्लैनेट हैं उनकी अपनी अपनी सैटेलाइट है, ठीक है। कई की किसी की जो है मल्टीपल सैटेलाइट है, जैसे कि अर्थ की तो अकेली मून है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जिनकी मल्टीपल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा। तो मतलब कि जो है नेचुरल सैटेलाइट होती हैं और मैन मेड होती हैं। नेचुरल जैसे कि मून, और मैन मेड मतलब कि यहाँ पर जैसे दिखा रखा है ये, ठीक है, ह्यूमन मेड, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो अब ये सैटेलाइट जो होती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती हैं, ये भी क्या करती हैं, घूमती हैं अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पर जो है जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, इसके चारों तरफ बेसिकली जो है चक्कर लगाएगी, ये सैटेलाइट जो है चक्कर लगाएगी, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर। क्यों चक्कर लगाएगी, इसका रीज़न क्या है, या तो इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इन सैटेलाइट के द्वारा ही जो है इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, ठीक है। कि हमें कैसे पता चलता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, हमें कैसे पता चलता है कि क्या हो रहा है, कितनी कौन सी गैस है, कहाँ पर है, ठीक है, यूनिवर्स में, स्पेस में क्या मटीरियल है, हमें कैसे पता चलता है इन सब के बारे में, हमें सैटेलाइट की मदद से ही पता चलता है। सैटेलाइट में सेंसर्स होते हैं, सैटेलाइट जो है वो बहुत मॉडर्न होती हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत एडवांस्ड होती हैं। तो उसमें अलग अलग इक्विपमेंट फिट होते हैं, तो उनकी मदद से बेसिकली जो है हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कम्युनिकेशन के लिए हम जब बात करते हैं, आपने वॉकी टॉकी देखा हो, वॉकी टॉकी, ठीक है, कि मतलब ओवर एंड आउट, हेलो हेलो ओवर एंड आउट जो बोलते हैं, उसमें ऐसा जो एक वो होता है फ़ोन के टाइप का, तो वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा जो बात करते हैं ना, तो वो सैटेलाइट ही तो है जो हेल्प कर रही है हमें दो व्यक्ति को बात करने के लिए, ठीक है। ऐसे मतलब कि दो यहाँ पर व्यक्ति ऐसे खड़े हैं, ठीक है, और वो सैटेलाइट के द्वारा ही, उनके दोनों के पास वॉकी टॉकी है, तो वो बात सैटेलाइट के द्वारा ही कर रहे हैं, ठीक है, सैटेलाइट के द्वारा ही जो है आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो यूनिवर्स के बारे में, या फिर कम्युनिकेशन के लिए जो है आपस में कम्युनिकेट करना है हमें, तो उसके लिए सैटेलाइट बेसिकली यूज़ होती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है, आर्टिफिशियल मैन मेड सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ मैं। अब ऐसी जो है कुछ इंडियन सैटेलाइट्स हैं, मैन मेड सैटेलाइट, जिनका नाम बता रखा है यहाँ पे, इनसैट, IRS, एड्यूसैट, और भी काफ़ी हैं जिनके बारे में आप सर्च कर सकते हो। तो इनको बेसिकली कैसे लॉन्च किया जाता है, ये रॉकेट है, इस रॉकेट में ये सैटेलाइट है, फिट है बेसिकली इस रॉकेट के अंदर। और यहाँ पर क्या होता है कि ये सैटेलाइट यहाँ पर अलग हो गई, ठीक है, और जो ये रॉकेट है ये अब जो है धरती पर गिर जाएगा, ठीक है। इसने यहाँ पर ऊपर आया, ठीक है, ऊपर आने पर इतनी हाइट पर आ गया कि अब जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इतनी हाइट पर आने के बाद बेसिकली क्या करता है, जो ये रॉकेट होता है, ठीक है, ये रॉकेट बेसिकली उसको सैटेलाइट को जो है बेसिकली पुश कर देता है, और ख़ुद जो है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है, धरती की तरफ। तो ऐसे बेसिकली हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, ठीक है। और सैटेलाइट में खुद के भी इंजन होते हैं कि खुद को भी वो पुश कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसी तरह जो है सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि सैटेलाइट बेसिकली होती क्या है और किस पर्पज़ के लिए वो यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इसके साथ में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, सारी बातें यहाँ पर कर ली हैं। अब यहाँ पर जो है हम एक टॉपिक को डिस्कस करना भूल गए थे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो ज्योग्राफी आपने सुना है कि ज्योग्राफी जो है हम जब जो चीज़ पढ़ रहे हैं, अभी जो सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, वो वर्ड आया कहाँ से बेसिकली, है तो वो इंग्लिश वर्ड,
ठीक है, इंग्लिश वर्ड है वो बेसिकली, ठीक है। लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? उसका ओरिजिन जो है ग्रीक से हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है। अब ग्रीक लैंग्वेज में बेसिकली दो वर्ड हैं, एक है जी, ठीक है, और दूसरा है ग्राफिया, ठीक है, जिससे बना है जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी जो है वो इंग्लिश का वर्ड है और जी और ग्राफिया जो है वो ग्रीक वर्ड है, जिनसे जो है जियोग्राफी वर्ड बना है, ठीक है। अब जी का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो वर्ड है, जी जो वर्ड है बेसिकली वो धरती को बता रहा है, ठीक है, यानी कि धरती जो है उसको डिनोट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो है जियोग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो हम बेसिकली धरती के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा बता रखा है जैसे कि जी जियो है, ठीक है, जियो अब बोल लो, जियो मतलब कि इंग्लिश का वर्ड हो गया, लेकिन अगर जी देखोगे अगर आप जी ई, ठीक है, तो वो ग्रीक का वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है अर्थ। तो जी प्लस लॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ द अर्थ, ठीक है, लॉजिया मतलब कि ग्रीक का वर्ड, ठीक है, जी मतलब कि जियोलॉजी, ठीक है। जब आपने कभी सुना हो जियोलॉजी तो स्टडी ऑफ द अर्थ। जियोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, जियोमेट्री बोलते हैं ना, जियोमेट्री पढ़ते हैं हम, एल्जेब्रा, जियोमेट्री और कैलकुलस। तो जियोमेट्री जो होता है, ठीक है, वो होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। उसके बाद में जियोइड हम देख चुके हैं, जियोइड क्या है? अर्थ लाइक शेप, ठीक है, धरती के जैसी शेप, उसको बोलते हैं जियोइड, समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या है कि जिस जिस चीज़ के आगे जियो लग जाता है, ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि वो धरती से रिलेटेड है। जैसे कि जिस वर्ड के आगे सोलर लग जाता है तो मतलब कि वो सन से रिलेटेड चीज़ है। तो मतलब जिसके आगे अगर जियो लग गया तो वो धरती से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। अब आप धरती की पढ़ाई कर रहे हो या धरती की मेजरमेंट देख रहे हो या धरती की शेप के बारे में बात कर रहे हो, वो अलग चीज़ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोग्राफी, जियोइड, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली अलग अलग वर्ड जो हैं जी को मतलब जी ई को ऐड करके बन जाते हैं, ठीक है। जी ई जो है बेसिकली एक क्या बोलते हैं, ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है धरती, ठीक है, अर्थ। और जो ग्राफिया है उसका मतलब होता है राइटिंग, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक जो है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, कुछ भी डाउट नहीं होगा। हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अब, ठीक है, कुछ भी मिसिंग नहीं रहा है। यहाँ पे मैंने सब कुछ जो है आपको बता दिया है A to Z। अगर अभी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है, आपकी क्वेरी का आंसर दे दूँगा। तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, यानी चैप्टर 2 के साथ। अच्छे से देखेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।